सभी आंदोलन को क्रम वाइज पढ़ेंगे, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो ये जर्नी है 1858 से शुरू होता है और ये जर्नी खत्म होगा सीधा हमारे देश के आज़ादी पर। मतलब इस वीडियो के अंदर हम 1857 की क्रांति जो हुई उसके बाद से हमारा जो इतिहास शुरू होता है उस इतिहास के बारे में आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। तो आप सब तैयार हो से पढ़ने के लिए? हाँ। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप लोगों को पता था कि हमारे देश के लिए सबसे पहली स्वतंत्रता क्रांति हुई, आज़ादी, उस क्रांति का क्या नाम था? जो हमारे देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसका क्या नाम था? 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। पिछले चैप्टर में आप सभी पढ़ चुके होंगे कि हमने 1857 में क्रांति करी थी और जिस क्रांति को कहा गया है भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम या फिर सिपाही विद्रोह जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। इस क्रांति में भारत को असफलता मिली। इस क्रांति में हमें क्या मिली? असफलता। अब हम उसके बाद की जर्नी स्टार्ट करते हैं। जब हमें इस क्रांति में असफलता मिली तो उससे हमने कुछ सीखा और वो ये सीखा कि हम इस क्रांति में जो फेल हुए, असफल हुए, वो किस वजह से हुए, उसके क्या कारण थे असफलता के। अब हम उस कारणों को जाने कि हमारे जो आंदोलन में जो नेता थे अलग अलग थे, कोई एक बड़ी पार्टी नहीं थी और सबके सब क्या थे? अलग अलग डिवाइड थे। तो सबसे पहले हमने डिसीजन लिया कि हमें एक बड़ी पार्टी बनानी चाहिए और उस पार्टी में हमें सभी को क्या करना चाहिए? एकत्रित। तो इस आंदोलन की हार के तुरंत बाद उसके एक साल बाद हमने 1885 में 28 दिसंबर 1885 को भारतीय कांग्रेस पार्टी बनाया। क्या बनाया? भारतीय कांग्रेस पार्टी। और इस पार्टी को इसीलिए बनाया गया ताकि हमें क्या हो, अब सभी लोगों को एकत्रित करना क्या हो जाए? आसान। अब पार्टी के माध्यम से सब लोग जुड़े रहेंगे और इस पार्टी का एक अध्यक्ष होगा। क्या होगा? एक अध्यक्ष। और जब इस पार्टी को कांग्रेस पार्टी बनी तो इस पार्टी को क्या, मतलब किसी को पता है कि कांग्रेस पार्टी किसने बनाया? किसने बनाया? वेरी गुड, राइट आंसर। तो कांग्रेस पार्टी को बनाया AOU ने। और ये जो कांग्रेस पार्टी थी कहाँ बनी थी? मुंबई में। बोला जाता था बॉम्बे। कहाँ बनी है? बम्बई। तो कांग्रेस पार्टी का पहला अधिवेशन अगर तुमसे पूछा जाए कांग्रेस पार्टी का पहला अधिवेशन कहाँ होता है, तो कांग्रेस पार्टी का पहला अधिवेशन क्या होता है? मुंबई में। कहाँ होता है? बम्बई में। वैसे कांग्रेस का अधिवेशन हर साल होता था और कांग्रेस के कई सारे अधिवेशन हुए। अधिवेशन मतलब होता है बैठक। कांग्रेस पार्टी हर साल में एक बैठक करती थी जिसको कांग्रेस के अधिवेशन के नाम से जाना जाता था। पहली बैठक उनकी 1885 में बम्बई में हुई, दूसरी बैठक कलकत्ता में हुई, तीसरी बैठक मद्रास में हुई और चौथी बैठक लखनऊ में हुई। तो कांग्रेस पार्टी एक जगह क्यों अधिवेशन नहीं करती थी, अलग अलग जगह अधिवेशन क्यों करती थी बताओ? ताकि लोग जागरूक हो सके। तो एक जगह से भी तो जागरूक हो सकते थे, अलग अलग जगह क्यों? क्योंकि पूरे देश को फैलाए ताकि सब और भी बड़े संख्या में। अब जैसे मान लो अगर हम सिर्फ बम्बई में ही हमेशा हर बार अधिवेशन करते तो इसी के आसपास के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे इंगेज होते। अब ये हर बार जगह चेंज कर रही है, अलग अलग जगह। इसका मतलब इन्हें पूरे ऑल ओवर इंडिया को साथ में लेके चलना है ना, क्योंकि पिछली बार हम असफल हुए क्योंकि हर जगह का अलग अलग लीडर था। अब हमको सबको साथ लेके चलना है। जब हम सबको इकट्ठा करेंगे तो हमारी ताकत क्या होगी? डबल हो जाएगी और हमें आज़ादी लेना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो पहला चरण था कि हमने कांग्रेस पार्टी की स्थापना करी, मुंबई में करी। और जब ये पार्टी बनी तो उस समय लॉर्ड था, लॉर्ड का नाम था हार्डिंग। क्या नाम था? लॉर्ड हार्डिंग बोला जाता है। तो तुमसे ये भी एक मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जब कांग्रेस पार्टी बनी तो उस समय कौन लॉर्ड था? लॉर्ड हार्डिंग। उसके बाद हम ऐसी तरफ में आगे बढ़ते हैं तो 1905 को स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1905 को बंगाल विभाजन के नाम से जाना जाता है। 1905 को अलग अलग तरीके से जाना जाता है। तो अब हमारे लिए 1905 जो डेट है ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। क्या हुआ? बंगाल का विभाजन। और ये बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने मात्र सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो अंग्रेज चाहते थे कि वोट डालो और राज करो की नीति। और अंग्रेजों ने जो ये विभाजन किया, इस विभाजन का आधार जो था धर्म था। विभाजन का आधार क्या था?
में इस दिन को बड़े ही शोक दिवस के रूप में मनाया गया और लोग इतना ज़्यादा शोक थे, दुखी थे कि बंगाल का विभाजन हो गया तो गलत है। और लोगों ने इस दिन सबकी कलाई पर राखी बांधी और राखी बांधकर एकता को दिखाया। क्या दिखाया? एकता को। मुझे ये पूछा जा सकता है कौन से मतलब आंदोलन में एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी गई? तो बंगाल विभाजन के समय। और किसी को शोक दिवस के नाम से जाना जाता है। जो बंगाल था उसका विभाजन हुआ पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। जो बंगाल इस साइड वाला हिस्सा हमारा पूर्व में आता है, इस साइड वाला हिस्सा पश्चिम में आता है। तो इधर वाला हिस्से में मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे तो वो इधर आ गए और यही इलाका आज के समय में बांग्लादेश बन गया। क्या बन गया? बांग्लादेश। और जो इधर वाला हिस्सा था वो हमारा आज का बंगाल है। और इस बंगाल के अंदर बिहार भी शामिल है, उड़ीसा भी शामिल है और असम भी शामिल है। ठीक है, तो बंगाल विभाजन सबको क्लियर है क्या? उसके बाद बंगाल विभाजन के बाद अगली डेट आती है 11 दिसंबर 1955 बंगाल का विभाजन के बाद। अब देखो ये जो बंगाल विभाजन की डेट है 11 दिसंबर 1905 को ही बंगाल विभाजन हुआ था। उसके बाद क्या होता है जब विभाजन हो जाता है तो क्या बंगाल के लोग शांत रहेंगे? बंगाल के लोग परेशान, लोगों ने बड़ी संख्या में स्वदेशी आंदोलन चला दिया, विदेशी चीजों का बहिष्कार किया, उनकी होली जलाई और सब के सब बड़ी संख्या में एकजुट होकर सबने काम करना बंद कर दिया, हड़ताल करने लगे, धरना प्रदर्शन करने लगे और बड़ी संख्या में लोगों ने इसका विद्रोह किया। उसके बाद फाइनली 1911 में दिल्ली दरबार लगता है। क्या लगता है? दिल्ली दरबार। 1911 में दिल्ली दरबार लगता है और इस दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम आते हैं। कौन आते हैं? जॉर्ज पंचम। और ये कहाँ से आते हैं? ब्रिटेन से इंडिया में आते हैं और दिल्ली दरबार में ही उन्होंने भारत की राजधानी पहले क्या थी बताओ? कलकत्ता। भारत की राजधानी कलकत्ता थी। जब जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार में आते तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हो जाती है। क्या शिफ्ट कर देते हैं? दिल्ली। भारत की राजधानी को बदल दिया गया, कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। और ये इसी बात उन्होंने जॉर्ज पंचम ने क्या किया? बंगाल को एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया, इस बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिहार को अलग राज्य का दर्जा कब मिला? 1912 में। 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतना सबको समझ में आ गया? यस। अब उसके बाद 1906 में ही मुस्लिम लीग बनी। मुस्लिम लीग पार्टी जो है ये पार्टी बनाया मोहम्मद अली जिन्ना ने और ये जिन्ना चाहता था कि वो एक अलग राष्ट्र का निर्माण करे और वहाँ पे अपना शासन करे और ताकि वो अपने आप को एक प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहता था। उसके बाद हमारा आता है अगला 1907 में सूरत अधिवेशन। कांग्रेस का ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907 में हुआ। सूरत अधिवेशन कहाँ हुआ? गुजरात में। कहाँ हुआ? गुजरात में। इस अधिवेशन में क्या हुआ? तो सूरत अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया। क्या हो गया? विभाजन। कांग्रेस पार्टी का विभाजन और कांग्रेस पार्टी का जो विभाजन हुआ गरम दल और नरम दल में हुआ। किसमें हुआ? गरम दल और नरम दल। देखो गरम दल मतलब जो बहुत ज्यादा गुस्से वाले हो, उग्रवादी हो, जो सीधा तलवार की धार पे बात करते हो। नरम मतलब जिसके विचार शांत हो, जो प्यार से बात करे, जो अहिंसा के मार्ग पर चले, जो शांतिपूर्ण तरीके से हमारे देश को आजाद कराना चाहे। तो बताओ क्या ऐसे लीडर का नाम बता सकते हो जो गरम दल के कोई भी दो नेता का नाम बताओ? गरम दल के लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। इसको याद करने के लिए लाल बाल पाल याद रखो। क्या याद करोगे? लाल बाल पाल। अब बताओ नरम दल के? गांधी जी और नेहरू जी। गुड। तो ये सारे हमारे लीडर थे गरम दल और नरम दल। इनकी अपनी अलग नीतियां थी। अब कांग्रेस दो पार्टी में विभाजन हो गया। कांग्रेस के कुछ सदस्य कहते हैं हमें अपने देश को आज़ादी कराने के लिए तलवार उठाना होगा, बिना तलवार उठाए हमारे देश को आज़ादी नहीं मिलेगी। वही दूसरे नरम दल के नेता कहते हैं कि हम अंग्रेजों को शांति से समझाएंगे, उनको मजबूर कर देंगे कि भारत छोड़कर वो खुद चले जाएं और हमें तलवार उठाने की जरूरत नहीं। तो ये दो मत थे, एक तरफ गरम दल और एक नरम दल। आप बताओ किस दल की तरफ आप लोग सहमत हो? गरम दल। गरम दल, नरम दल। नरम दल। देखो अब एक चीज समझना, ना तो गरम ना नरम, किसी भी दोनों अगर हम सोचे कि सिर्फ एक ही चीज से हमारे देश को आज़ादी मिल जाती तो संभव नहीं है। या हम सिर्फ शांति के मार्ग पर बैठ जाते, बोलते कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, कोई चला जाएगा? किसी को डराने के लिए हमें तलवार भी तो चाहिए। जब हम खड़े होंगे हमारी आवाज में दम होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाओ वरना आप लोगों को हम एक एक करके मारेंगे, तब डर बनेगा तो ना भागेंगे। इसका मतलब अगर किसी भी देश को आज़ादी कराने के लिए इंसान
एक बाद में दोबारा एक हो जाएंगे। और गांधी जी भी बाद में इस चीज में शामिल, गांधी जी भी बोलेंगे हाँ हमें अंग्रेजों को सबक सिखाना होगा। तो ये चीज समझना है, दोनों ही अपनी जगह क्या है जरूरी। फिर 1909 में पार्लियामेंटो सुधार आया। पार्लियामेंटो सुधार में पहली बार अंग्रेजों ने क्या काम किया कि उन्होंने पृथक निर्वाचन ला दिया। क्या ला दिए? पृथक अच्छा, पार्लियामेंटो सुधार में अंग्रेजों ने पहली बार पृथक निर्वाचन लेकर आए। क्या लेकर आए? पृथक निर्वाचन। इसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम लोग जो है अब पृथक निर्वाचन, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है उनके लिए पृथक निर्वाचन की मांग हुई, उनके लिए अलग सदस्य क्या होंगे चुनाव में खड़े होंगे और उनके लिए उनकी सीट आरक्षित कर दी जाएगी। उसके बाद हमारा आता है 1914 से 18। इस बीच में थोड़ी क्या हो गई शांति। इस दौर में थोड़ा युद्ध जो था हमारे यहाँ धीमा पड़ गया। वो क्यों? क्योंकि अंग्रेज ऑफिसर ने हमारे गांधी जी से बात किया कि आप हमारी विश्व युद्ध में सहायता कीजिए, क्योंकि इस दौर में क्या चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध। तो बोला कि आप हमारी सहायता कीजिए, अगर आप हमारी सहायता करेंगे तो हम आपको आसानी से आज़ादी दिलाएंगे। तो गांधी जी ने सोचा अच्छा आइडिया, हम इनको क्या करते हैं इनकी मदद कर देते हैं विश्व युद्ध में, फिर ये भारत को आज़ाद करके चले जाएंगे। तो बड़ी संख्या में हमने अपने सैनिक भेजे, पैसे भेजे प्रथम विश्व युद्ध में। और उसके बाद क्या होता है, जब ये विश्व युद्ध समाप्त होता है तो गांधी बोलते हैं कि आपने प्रॉमिस किया था कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तो हम आपको आज़ाद करेंगे। तो अंग्रेज जो है अपनी बात से मुकर जाते हैं। तब गांधी जी को उस दिन ये एहसास हो जाता है कि अंग्रेज जो है लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। और फिर गांधी जी फिर भी अहिंसा का प्रयोग कर रहे हैं। क्या प्रयोग कर रहे हैं? गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चल रहे हैं कि हमें बिना लड़े आज़ादी चाहिए। कैसे चाहिए? आज़ादी बिना लड़े चाहिए। इसके बाद 1916 में होम रूल लीग आता है या फिर होम रूल आंदोलन आता है। तो 1916 में होम रूल आंदोलन में दो लोग संस्थापक होते हैं, एनी बेसेंट और तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ये दोनों संस्थापक करते हैं। ये भी स्वदेशी आंदोलन होता है। कैसा होता है? स्वदेशी। फिर 1917 में रोलर एक्ट आता है। ये एक ऐसा एक्ट था जिसमें किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी आंदोलन को काला कानून की संज्ञा दी गई। साथ में इसे बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील वाले कानून की संज्ञा दी गई। इसमें ना दलील होगा, ना अपील होगा, ना वकील होगा। समझ में आई बात? तो इस कानून के विरोध में 1919 में जलियांवाला बाग का मैदान था, ठीक है। उस मैदान में सब लोग मेले में शिरकत करने के लिए इकट्ठे हुए थे और इस कानून का भी वो विरोध कर रहे थे कि कानून क्या है, गलत है। तो उस मैदान में सब लोग इकट्ठे हुए शिरकत करने के लिए 13 अप्रैल 1919 तभी जनरल डोयल उस टाइम था जनरल, और वो वहाँ पहुँचा और वो अंदर घुस के अपने सैनिकों के साथ उससे बाहर जाने के सारे दरवाजे बंद कर दिए और भीड़ में उसने आदेश दे दिया, अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, लाखों लोग मारे गए, बड़ी संख्या में लोगों की जान माल की मतलब हानि पहुंची। और ये घटना भारत के इतिहास की अब तक की सबसे दिल दहला देने वाली घटना है। कैसी घटना है? दिल दहला देने वाली। एक दिन में लाखों लोग मारे गए और इसका आज तक भी प्रमाण है। अगर आप लोग जलियांवाला बाग मैदान में जाओगे तो वहाँ आज भी दीवारों में गोली के छेद के निशान देखने को मिलते हैं। तो इस घटना के बाद बड़ी संख्या में लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश आ गया, गुस्सा उत्पन्न हो गया हमारे देश के, और जनरल डोयर डर के यहाँ से ब्रिटेन भाग गए। और उस समय हमारे देश का एक नागरिक था उधम सिंह, वो जनरल डोयर को विदेश में जाकर मार आया। उसने उसकी क्या कर दिया, उसको गोली मार कर उसकी हत्या कर दी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनरल डोयर को किसने मारा? उधम सिंह ने। किसने मारा? उधम सिंह ने। इसके बाद 1919 ये हो गया। फिर गांधीवादी आंदोलन शुरू होता है। अब तक के आंदोलन में गांधी जी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। 1916 के बाद गांधी जी के आंदोलन में पार्टिसिपेट करेंगे। गांधी जी 1915 से दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं 9 जनवरी 1915 को। इसलिए 9 जनवरी को हर साल प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो गांधी जी का अगर पहला आंदोलन कहीं शुरू होता है तो 1917 में बिहार के चंपारण नामक जगह पर होता है। यहाँ पर गांधी जी को आमंत्रण दिया जाता है कांग्रेस के अधिवेशन में। राजकुमार शुक्ल थे बिहार के, वो गांधी को कहते हैं कि बापूजी आप आइए, हमारे यहाँ पर किसानों का बहुत अधिक शोषण हो रहा है, उनको जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती है। और वो 3 कटिया प्रणाली के शिकार थे। 3 कटिया मतलब उन्हें 3/20 हिसाब से खेती करना पड़ता है। इसको 3 कटिया प्रणाली बोला जाता था। मतलब 20 में से 3 हिस्सा किसका होगा, उन्हें हमें टैक्स में देना पड़ता था। तो किसी को 3 कटिया प्रणाली कहा गया। फिर अंग्रेज जब ये बात सुने तो अंग्रेज उनकी मदद करने के लिए, सबसे पहले गांधी जी उनकी मदद करने के लिए कहाँ पहुँचे? बिहार के चंपारण नामक जगह पर पहुँचे और उन्होंने मतलब यहाँ पर बिना हिंसा का प्रयोग किए
भारत में पहले जीत चंपारण आंदोलन। उसके बाद उसके एक साल बाद जब देखा गांधी जी ने उनकी मन करी तो 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों के साथ बहुत अधिक शोषण होता था, उनसे अधिक काम करवाया जाता था, सैलरी नहीं मिलता था, उनका शोषण किया जाता था। तो उन्होंने फिर गांधी जी को कहाँ बुलाया, अहमदाबाद में। फिर गांधी जी अहमदाबाद गए, उन मिल मालिकों के विरुद्ध में गांधी जी अनशन पर बैठ गए और बिना हिंसा का प्रयोग किए। फिर गांधी जी को इस आंदोलन में भी क्या मिली, सफलता। और फिर खेड़ा आंदोलन में मजदूरों के लिए गाँव निश्चित कर दिया गया, उनकी सैलरी फिक्स कर दी गई। उसके बाद हमारा अगला आंदोलन हुआ 1920 में खिलाफत आंदोलन या असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन में गांधी जी मुस्लिमों का क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं और उनका सपोर्ट करते हैं। तो फिर इससे हिंदू और मुस्लिम में एकता बढ़ती है कि उन्हें लगता है कि गांधी जी मुस्लिमों के लिए सोच रहे हैं, हिंदू के लिए सोच रहे हैं, तो दोनों क्या हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। और हम अंग्रेज को कहते हैं असहयोग, मतलब आज से हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। असहयोग आंदोलन 1920 में होता है। उसके बाद क्या होता है, गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ जाता है क्योंकि 1922 में चोरी चोरा कांड हो जाता है कि कुछ जो अधिकारी होते हैं, वो कुछ मतलब भारत के लोग होते हैं, वो अंग्रेज की जो पुलिस चौकी होती है उसको क्या करते हैं, जला देते हैं। तो गांधी जी जब देखते हैं कि आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया और गांधी जी के आंदोलन का जो वो था बेस था, वो था सत्य और अहिंसा। क्या था, सत्य और अहिंसा। गांधी जी लड़ाई लड़ रहे थे, अहिंसा के मार्ग पर चलकर लड़ रहे थे। जब गांधी जी ने देखा आंदोलन हिंसक रूप ले लिया तो गांधी जी उस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। उसके बाद हमारा होता है 1928 में साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन में जो कानून भारत के लिए बनकर आता है वो ब्रिटेन से बनकर आता है और इसके अंदर जितने मेंबर होते हैं सारे अंग्रेज होते हैं। सारे के सारे मेंबर क्या होते हैं, अंग्रेज होते हैं। और हमारे लिए कानून कैसे बनकर आएगा, तो भारत के लोगों की कोई भी इसमें क्या नहीं थी, भागीदारी नहीं थी। तो हमने बोला गो साइमन गो, हमने इसको स्वीकार नहीं किया। तो साइमन कमीशन को बोला जाता है गो साइमन गो, इसीलिए इसको 1928 साइमन कमीशन को वापस भेज दिया जाता है। क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है। 26 जनवरी 1930 हम लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। उस दिन जवाहरलाल नेहरू घोषणा कर देते हैं कि आज से हर 26 जनवरी को हम क्या करेंगे, स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। उसके बाद हमारा अगला आंदोलन 2 साल बाद 1932 में होता है दांडी मार्च आंदोलन। इस आंदोलन में उस समय क्या था, अंग्रेजों के ज़माने में नमक हमारे घर की, हर व्यक्ति के घर में नमक क्या है, जरूरी है और खाने में नमक का प्रयोग होता है। नमक पर अंग्रेजों ने बहुत भारी टैक्स लगा दिया था। अब ये टैक्स पे करना गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था और नमक नहीं खाएंगे तो खाने में स्वाद कैसे आएगा। तो गांधी जी ने बोला ये तो बहुत गलत है। तो गांधी जी ने इस नमक कानून को तोड़ने का फैसला किया और वो गुजरात के साबरमती आश्रम से भी नमक लेकर और ऐसे करके गिराकर बोलते हैं आज से हम नमक पर टैक्स नहीं देंगे। और सब लोग वहाँ बैठ जाते हैं और फिर कई दिनों तक धरना प्रदर्शन हड़ताल करते हैं। तो अंग्रेजों को फिर इसमें भी हार मानना पड़ता है और नमक कानून जो है पूरी तरह से समाप्त किया जाता है, नमक पे से टैक्स हटा दिया जाता है। तो गांधी जी को इस आंदोलन में सफलता मिली। उसके बाद 1942 में अब तक हमने अंग्रेजों को कितने आंदोलन कर करके प्यार से हम झुका दिए। देखो कहीं पे हमने लड़ाई करी नहीं, हम लोग सिर्फ धरने पे बैठ जाते हैं। धरने का मतलब क्या होता है, अपनी बात मनवानी तो 2 तरीके से बात मनवा सकते हैं। पहला, तलवार की नोक पर सीधा चाकू मारो, हलाल करो, अपनी बात मनवा लो। दूसरा, उसके सामने हाथ जोड़ो, भाई तुम हमारी बात मान जाओ, ऐसे ऐसे करके हाथ जोड़ो। तो गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी आराम से अनशन पर बैठ जाते थे, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम भोजन नहीं करेंगे और हम मर जाएंगे। तो जवाब देखो, तुम मान लो मैं अपनी बात मनवाने के लिए अपने घर में बोलूँगी, अगर मान लो मेरे लिए ये मेरे को 10,000 रुपये नहीं दिया तो आज मैं मर जाऊँ। अब घर वाले बोले कैसे 10,000 दो, नहीं तो ये मर जाए। तो अपनी बात मनवाने के तरीके हैं या दूसरा तरीका में 10,000 रुपये चुरा। तो इसी तरह गांधी जी ने अंग्रेजों को मजबूर कर दिया हर कानून तोड़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो अनशन पर बैठ जाते थे, बड़ी संख्या में लोग मारे जाएंगे, अकेले नहीं बैठते थे, पूरी टीम को लेकर बैठते थे। अब एक बार में 500 किसान अनशन पर बैठे हैं, अगर वो कानून नहीं टूटा तो 500 लोग मारे जाएंगे, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, अंग्रेज। इसीलिए इस तरीके से गांधी जी ने बिना हिंसा का प्रयोग करे बड़ी संख्या में जीत पे जीत हासिल करी। इसीलिए तो हम गांधी को इतना ज़्यादा पूजनीय मानते हैं। उसके बाद 1946 में हमारा कैबिनेट मिशन आता है। क्या आता है, कैबिनेट मिशन। हमारा जो संविधान बना है किस मिशन के आधार पर बना है, कैबिनेट मिशन के आधार पर। अब फाइनली इस आंदोलन के बाद अंग्रेज को समझ में आ जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन होता है, जिसमें कहा जाता है बस बहुत हो गया, हमने तुम्हारा बहुत अत्याचार सह लिया, बहुत कानून मान लिया, भारत को छोड़कर निकलो। हम अपने देश में अपना
स्वराज लाएंगे। फिर हम अंग्रेजों को बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आ जाता है, अंग्रेज तैयार हो जाते हैं, हमारे देश का अपना संविधान बन जाता है। क्या बन जाता है? संविधान। और फिर हमारा देश फाइनली 15 अगस्त 1947 को आजाद हो जाता है। कितना पूरा होकर समझ में आया? 1858 से 1947 तक एक चीज रह गया था, गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन टोटल 3 हुए थे, 1930 में, 1931 में, 1932 में। इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये पहला गोलमेज सम्मेलन है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया भारत से? तो B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। और क्यों लिया? क्योंकि 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के